अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का परीक्षण पर अगर फोकस किया जाए तो अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत को क्रियान्वित करने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। ठीक है, अतः इस सिद्धांत के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा क्रियान्वयन के परीक्षण एवं मूल्यांकन करने हेतु डाल्टन द्वारा निम्न महत्वपूर्ण कसौटियों का उल्लेख किया है। तो क्या किया है? तो सबसे पहला आर्थिक कल्याण में वृद्धि, फिर देखो उत्पादन शक्ति में वृद्धि, धन के वितरण में सुधार, ठीक है, उसके बाद देखोगे भावी विकास, आर्थिक स्थायित्व, शांति एवं सुरक्षा, इन सारी बातों पर फोकस हम लोग करते हुए निकलेंगे। तो इसमें आर्थिक कल्याण में वृद्धि की अगर बात करें, मतलब अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत, तो अगर अधिकतम समाज, मतलब इसका मतलब क्या, समाज को अधिक से अधिक लाभ दे रहे हैं, तो लाभ दे रहे क्यों दे रहे हैं? क्या उसके आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए देंगे कि नहीं? उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने के लिए, धन के वितरण में सुधार, विकास के लिए, आर्थिक स्थायित्व के लिए, शांति एवं सुरक्षा के लिए। तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि को लेकर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है यदि सार्वजनिक व्यय से समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है तो उससे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो जाता है। समाज का आर्थिक कल्याण उत्पादन की शक्ति में वृद्धि तथा धन के वितरण में सुधार के माध्यम से निम्न प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो पहला क्या प्रकार होगा? अगर समाज का आर्थिक कल्याण उत्पादन की शक्ति में वृद्धि तथा, तो जाहिर सी बात उत्पादन की शक्ति में वृद्धि होगी तो क्या धन के वितरण में भी सुधार होगा कि नहीं? तो कहा जा रहा है कि वो आखिर उसका माध्यम क्या होगा? तो माध्यम होगा पहला उत्पादन शक्ति में वृद्धि, लोक वित्त की नीतियों तथा प्रक्रियाओं को माध्यम से समाज की उत्पादन शक्ति बढ़ाकर कल्याण को अधिकतम किया जा सकता है। उत्पादन में सुधार निम्न का प्रयोग किया जा सकता है। उत्पादन के आकार में वृद्धि कर देश की आर्थिक प्रगति तथा कल्याण में बढ़ोतरी की जा सकती है। उद्योग की उत्पादन शक्ति तथा उद्योग की कार्य क्षमता बढ़ाकर भी उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। देश में उत्पादन संगठन की समुचित व्यवस्था करके आर्थिक संसाधनों के अपव्यय को रोका जा सकता है। नहीं, देश में उत्पादन संगठन की समुचित व्यवस्था करके जो भी अपव्यय हो रहा है उसको रोका जा सकता है। उत्पादन का स्वरूप ऐसा हो जिससे समाज की आवश्यकताओं को अधिक मात्रा में तथा बेहतर तरह से पूरा किया जा सके। कर व्यवस्था छूट देकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात के सामानों पर कर छूट देकर आयातों पर भारी कर लगाकर देश में उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब धन के वितरण में सुधार, तो आय तथा संपत्ति के उचित वितरण द्वारा भी समाज के कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। इसके उद्देश्य की प्रवृत्ति हेतु करों को इस प्रकार से नियोजित किया जाना चाहिए जिससे धनी वर्ग से क्रय शक्ति को एकत्रित करके उसे निर्धन वर्ग के पक्ष में सार्वजनिक व्यय के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सके, है ना जी। देखिए क्या बोला जा रहा है कि धन के वितरण में सुधार पर क्या फोकस किया जा रहा है? आय तथा संपत्ति के उचित वितरण द्वारा समाज के कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। देखिए सब मैनेजमेंट प्रबंधन, अगर आपका आय है या जो भी संपत्ति का उचित तरीके से सही समय को लेकर वितरित नहीं किया गया तो क्या समाज या आपके परिवार में कल्याण में वृद्धि की जा सकेगी? नहीं की जा सकेगी। तो फोकस करना उस पर। इसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु करों को इस प्रकार से नियोजित किया गया है जिससे, मतलब किया जाना चाहिए जिससे धनी वर्ग से क्रय शक्ति को एकत्रित करके, अब आप देखोगे जो टैक्स का जो एक शेड्यूल तैयार किया गया है कि इतना इनकम तक कोई टैक्स नहीं, इतना से ज्यादा जो इनकम करे उनसे इतना टैक्स होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ये वो है या नहीं कि धनी वर्ग से क्रय शक्ति को एकत्रित करके उसे निर्धन वर्ग के पक्ष में सार्वजनिक व्यय के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सके, और किया जा रहा है कि नहीं? आप देखोगे मान लो कि राजीव गांधी योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना या जो भी योजना चल रहे हैं, तो क्या गरीब लोग कितने टैक्स देते हैं? लेकिन धनी वर्ग से क्या वो टैक्स को लेकर क्या वो धनी के साथ साथ
उन निर्धन वर्ग को भी हस्तांतरित हो रही कि नहीं? लेकिन जो किस रूप में? वस्तु में टैक्स लगाया जाता तो गरीब भी खरीदता, तो टैक्स तो ये भी। हाँ, वो तो है। आप देखोगे वो टैक्स, बहुत सारे टैक्स ऐसे जो सबके लिए है, निर्धन हो या धनी वर्ग के लिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे इनकम को लेकर, अब आपके पास इनकम हो ही नहीं रहा है लेकिन निर्धन को देना है, जैसे राजा महाराजाओं के समय। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे? तो कहने का मतलब कि एक कराभार, करारोपण या किसी तरह का बर्डन भी होना चाहिए। जैसे देख लीजिए ना, एक तरह से आप देखोगे अगर लोगों को 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल मिल जा रहा है तो लोगों को सहयोग किया जा रहा है, ये नहीं कि आप बेगरिया बने रहे। बात को समझिए, लोगों को आवास योजना दिया जा रहा है, शौचालय बनवा दिए जा रहे हैं, बीपीएल खाते के अंतर्गत 1-2 रुपया चावल गेहूं दिया जा रहा है। और आप देखोगे इसका लोग नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। क्या है? तो सब तो सरकार से मिल ही जा रहा है, तो क्या करना, बैठो घर में ताश खेलो, टाइम पास करो, सो के बिताओ। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे? तो क्या वो नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है कि नहीं? जबकि यहां पर सरकार ने नकारात्मक के लिए नहीं किया, सकारात्मक एक सहयोग करने के लिए किया कि आपकी स्थिति को हम सुधार रहे हैं, बाकी अपनी स्थितियों को अभी आप सुधारने का काम करें। क्या जी, ये ना है? अब आप देखो भावी विकास में क्या हो रहा है, समानता विकास वर्तमान हितों पर भी अधिक ध्यान देता है ना। अतः राज्य को जनता के, तो व्यक्ति किस पर फोकस करेगा? तो वर्तमान हित पर, वो भावी पर फोकस नहीं करेगा। लेकिन राज्य या सरकार है वो भावी कल्याण में वृद्धि करने हेतु सुविचार करके सार्वजनिक व्यय हेतु नीतियां बनाती है। राज्य की नीतियां बनाते हुए भावी पीढ़ियों के हितों को भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक उतार चढ़ाव जैसे मंदी एवं तेजी से जनता के समाज कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार को आर्थिक स्थायित्व को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिससे जनता के कल्याण को अधिकतम किया जा सके। शांति एवं सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा राज्य के विकास हेतु अनिवार्य एवं आवश्यक है, बहुत जरूरी है जी। अतः राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जनता के कल्याण हेतु सार्वजनिक व्यय के माध्यम से शांति तथा सुरक्षा को स्थापित किया जाए। अब कुल मिलाकर डाल्टन ने सामाजिक कल्याण के परीक्षण तथा मूल्यांकन हेतु आर्थिक, सामाजिक तथा भविष्य के आधारों को स्थापित किया है, जो कि इस सिद्धांत के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बढ़ेंगे कार्यात्मक वित्त को लेकर।